पर कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। आप खुद जरा समझ के चलिएगा कि मान लीजिएगा आपकी आय 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए से आप वस्तु X तथा वस्तु Y की, वस्तु X की 10 इकाई और वस्तु Y की 5 इकाई क्रय कर लेते हैं। समझने की जरूरत है, समझ के चले। मान लीजिएगा, माना आपकी आय 1000 रुपए है, वस्तु X की 10 इकाई आप और वस्तु Y की 5 इकाई क्रय कर लेते हैं। परंतु अचानक मान लीजिएगा वस्तु X के मूल्य में कमी आ जाती है। वस्तु X के मूल्य में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। वस्तु X का मूल्य गिर जाता है, परंतु आय आपकी 1000 है, तो आप Y की तो 5 इकाई ही क्रय कर रहे हैं, परंतु आप चूंकि ये वस्तु सस्ती हो गई है तो माना कि आप पहले से अधिक इकाई क्रय करने में सफल हो जाएंगे और माना वह इकाई 12 होंगी। तो जरा मुझे ये बताएं कि आपकी आय भले ही 1000 रुपए है, परंतु आज वास्तव में आपकी आय बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ज्यादा वस्तुएं खरीद पा रहे हैं। तो ज्यादा वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादा वस्तुएं जो आप खरीद, पहले हम टोटल संयोग कितना खरीद रहे थे X और Y का 15, और यहाँ आप X और Y का कितना संयोग खरीद रहे हैं हम 17। तो यहाँ जो 2 इकाई का एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है, ये इफेक्ट किसकी वजह से आया? ये जो प्रभाव आया वो किसकी वजह से आया? क्या आय बढ़ी? नहीं, हमारी वस्तु X की कीमतों में कमी आने के कारण हम वस्तु X की अधिक मात्रा क्रय करने में सफल हो गए। तो इसी को कहते हैं कीमत प्रभाव। तो इसे हम चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, माना प्रारंभिक कीमत रेखा क्या है? MN है। इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से वस्तु X की ON मात्रा प्लस वस्तु Y की OM मात्रा क्रय करता है। अधिकतम मात्रा बता रहा हूं मैं, यानी कि या तो वो ON मात्रा क्रय करता है और या वह OM मात्रा क्रय करता है और उसकी समस्त आय व्यय हो जाती है। जैसे मैं ये बता रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। मान लीजिएगा इस कीमत रेखा पर एक तटस्थता वक्र E बिंदु पर काट रहा है। ये तटस्थता वक्र हो गया IC1। अब आप अध्ययन करेंगे तो आपकी समझ में और भी अच्छा आ जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है। माना प्रारंभिक कीमत रेखा क्या है? MN है और MN के E बिंदु पर IC1 तटस्थता वक्र E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अभी हम तो जहां कीमत रेखा पर कोई तटस्थता वक्र स्पर्श करता है वह उपभोक्ता का साम्य बिंदु कहलाता है। अभी हम उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का साम्य अध्ययन करके आ रहे हैं। तो यहां हम समझ गए कि उपभोक्ता साम्य स्थिति में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जरा हम अध्ययन कर लेते हैं। तो यहां उपभोक्ता जो है वस्तु X की मान लीजिएगा ON0 मात्रा क्रय करेगा और वस्तु Y की OM0 मात्रा क्रय करेगा और उसकी जो निश्चित आय Y है वह उस Y से वस्तु X की ON0 प्लस वस्तु Y की OM0 मात्रा का क्रय करके वह अपनी समस्त आय को व्यय कर देगा और संतुष्टि स्तर E पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम जो है यहां समझने की आपको जरूरत है कि हम बता रहे हैं अब मान लीजिएगा वस्तु X के मूल्य में कमी आ जाती है। जैसा कि हम बता रहे थे कि वस्तु X के मूल्य में कमी आ जाती है, वस्तु X सस्ती हो जाती है, तो वस्तु X को खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी ना, जबकि आय नहीं बढ़ी है। तो मान लीजिएगा कि कीमत रेखा जो है, जब वस्तु X सस्ती हो जाएगी तो X को खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी।
मान लीजिएगा अब उपभोक्ता पहले मान के चलिएगा वस्तु एस की वह ON इकाई क्रय कर सकता था, परंतु अब उसमें कितनी क्षमता पैदा हो गई है, ON 1 के बराबर पैदा हो गई है, यानी कि नई कीमत रेखा MN1 बन गई है, जबकि पहले क्या थी, MN थी। कीमत रेखा को किस नाम से भी जाना जाता है, बजट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पहले आपका जो बजट था वो MON था, आप इस सीमा में वस्तु क्रय कर सकते थे, इससे बाहर नहीं जा सकते थे आप। ये जो क्षेत्र है आपका MNO जो क्षेत्र है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते थे, आपकी आय से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही X वस्तु सस्ती हो गई, आपकी आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन वस्तु सस्ती होने के कारण आय बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब हम वर्तमान में वस्तु X की अधिक मात्रा क्रय कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि वस्तु नई कीमत रेखा बन गई, यानी कि बजट रेखा, यानी कि उन्हीं पैसों से, उसी निश्चित आय से हमारे खरीदने की क्षमता बढ़ गई। किसकी वजह से, कीमत में कमी आने की वजह से। तो यहां कीमत रेखा MN बन गई, तो अतः ये साम्य बिंदु विचलित हो जाएगा। अब उपभोक्ता नया साम्य बिंदु स्थापित करेगा, तो वह नया साम्य बिंदु मान लीजिएगा वो MN रेखा पर स्थापित करता है और एक नया तटस्थ वक्र वहां पर काटता है, और मान लीजिएगा ये तटस्थ वक्र उसने काटा, ये तटस्थ वक्र है IC2। अब आपको ये भी दिमाग में रखना है कि अब साम्य बिंदु E उसका विचलित हो चुका है, अब वो E साम्य बिंदु पर रहना नहीं चाहेगा और वो E से कहां जाएगा, F बिंदु पर आ जाएगा। जब वह E से F पर आ गया है, किसके कारण आया है, अगर मैं यहां मार्ग बना दूं, एक रास्ता बना दूं, E से F पर पहुंचने का जो रास्ता है, ये E से F पर जो व्यक्ति वह पहुंचा है, ये किस कारण पहुंचा है, कीमत प्रभाव के कारण, वस्तु X की कीमत में कमी के कारण। तो ये जो यहां से E से F पर पहुंचने का जो मार्ग है, इस मार्ग को ही कीमत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कीमत प्रभाव की यहां परिभाषा क्या बनाएंगे और कैसे उसको लिखेंगे, ये समझने की जरूरत है। लिखेंगे, किसी वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, मांगी जाने वाली मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। यानी कि मांगी जाने वाली मात्रा पहले की तुलना में क्या हो गई है, F बिंदु पर बढ़ गई है। ये किसके कारण बढ़ी है, कीमत में, किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, चित्र के अनुसार वस्तु X की कीमत में कमी होने के कारण, अतः E से F पर जो गमन किया गया है उपभोक्ता का, तो नया साम्य बिंदु F प्राप्त हुआ है, इसे ही हम कीमत प्रभाव कहते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, जो हम बोल रहे थे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार बता रहे हैं, क्योंकि आप जो है इस समय ऑनलाइन क्लासें पढ़ रहे हैं, क्लास में नहीं है, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, चित्र में X अक्ष पर वस्तु X तथा Y अक्ष पर वस्तु Y को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में प्रारंभिक कीमत रेखा MN, जिसके E बिंदु पर IC1 तटस्थ वक्र स्पर्श कर रहा है, अर्थात उपभोक्ता साम्य स्थिति में है। अब मानक की वस्तु X के मूल्य में कमी हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ता का साम्य बिंदु E विचलित हो जाता है और उसे नया साम्य बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अतः वस्तु X सस्ती हो गई है, अतः हमारा जो है कीमत रेखा भी वो जो है हमारी क्या होती है, वो बदल जाती है, अर्थात बजट लाइन भी हमारी जो है वो पहले से अधिक हो जाती है। तो नई बजट रेखा बनती है M और N1, जिसके बिंदु F पर उपभोक्ता पुनः अपना संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार E से F तक का गमन कीमत प्रभाव कहलाता है। मैं समझ रहा हूं कि समझ आ गया होगा। अब चलिएगा ध्यान दें, इसके बाद हम जो है समझा रहे हैं आपको आय प्रभाव।
आय प्रभाव। सबसे पहले हमने आपको बताया कीमत प्रभाव, फिर आय प्रभाव बताते हैं। तो देखिएगा क्या है आय प्रभाव। सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। तो देखिएगा ये है आपका वाई अक्ष, फिर ये है आपका एक्स अक्ष, यहां पर वही वस्तु एक्स लिख देंगे, यहां मूल बिंदु के निर्देशांक 0 लिख देंगे, या इसको अपने अध्ययन में O पढ़ेंगे, वस्तु y। आप ध्यान दें कि हमें आपको यहां पर दिखाना है आय प्रभाव, यानी कि यदि व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए। आप सामान्य भाषा में समझें। मान लीजिएगा आपकी आय 1000 रुपए है और 1000 रुपए की आय से वस्तु X की आप 10 इकाई और वस्तु Y की आप 5 इकाई क्रय कर लेते हैं। परंतु मान लीजिएगा आपकी आय 1000 से बढ़कर 2000 रुपए हो जाए, आपकी आय 1000 से बढ़कर 2000 रुपए हो जाए, तो क्या आप वस्तु X और Y की अतिरिक्त इकाई नहीं क्रय कर सकते? कर सकते हैं। यानी कि वस्तु X और Y के खरीदने की क्षमता दोनों की बढ़ जाएगी, पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। माना कि वस्तु X की हम 20 इकाई क्रय कर पाएंगे और वस्तु Y की मान लीजिएगा 10 इकाई क्रय कर पाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम पहले वस्तु X की 10 इकाई क्रय कर रहे थे, अब 20 इकाई क्रय कर रहे हैं, पहले 5 इकाई Y की क्रय कर रहे थे, अब 10 इकाई क्रय कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है ये इकाई अधिक क्रय करने में किस वजह से सफल हो रहे हैं। तो यह जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यह इफेक्ट ही आय प्रभाव कहलाता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे इस प्रकार की मांग को हम जो है वो किसके अंतर्गत लाते हैं? आय प्रभाव के अंतर्गत लाते हैं। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, ध्यान दें। माना प्रारंभिक कीमत रेखा MN है, इसके ई बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है, यहां तक आप बहुत अच्छे से जान गए हैं। अब मान लीजिएगा व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, जैसा कि हमें 1000 से, अगर मैं 1000 की आय को कीमत रेखा MN बताऊं या बजट रेखा MN बताऊं, तो उसके वस्तु को क्रय करने का क्षेत्र क्या बनता है? MNO बनता है। अब मान लीजिएगा उसकी आय बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि बजट लाइन एरिया बढ़ जाएगा, क्रय करने का एरिया बढ़ जाएगा, और वो भी दोनों वस्तुओं को क्रय करने का एरिया बढ़ जाएगा। अब माना कि नई कीमत रेखा ये बन जाती है। चित्र को बनाते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि ये दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। देखो मेरी समानांतर नहीं बनी है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इसको दोबारा बनाने का जो है वो प्रयास करूंगा, जिससे कि जो है ये रेखा आसानी से आपकी बन जाए। देखिएगा, ध्यान दें। चित्र को बनाने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो ये नई कीमत रेखा हो गई आपकी M1 और N1 हो गई। क्यों हो गई बताइएगा? पहले एरिया क्या था? MNO, आय कम थी, अब खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। अब क्या हो गई है? M1, N1 और O, पहले की तुलना में एरिया बढ़ गया है।
हमारी पावर बढ़ गई है, हम अधिक वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आय बढ़ गई है। तो नई कीमत रेखा क्या बनी, नई बजट रेखा क्या बनी, M1 N1। तो निश्चित रूप से उपभोक्ता का साम्य बिंदु विचलित ई जो है वो विचलित हो जाएगा। उपभोक्ता अब ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आय बढ़ गई है, अतः वह और अधिक वस्तुएं क्रय करने में सफल हो जाएगा। माना कि उसने नया साम्य बिंदु स्थापित करा, और वह साम्य बिंदु मान लीजिएगा वो है आपका F बिंदु, या इसको हम R मान लेते हैं। नया साम्य बिंदु क्या हो गया आपका, R हो गया। तो E से R तक का, और इस पर जो है ना एक तटस्थ वक्र IC2 ने इसको काट दिया, और यहां पर नया बिंदु जो है वो R स्थापित हुआ संतुलन। तो E से R तक का गमन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अलग डॉटेड लाइन दिखा देनी चाहिए जिससे कि आप पहचान हो जाए। तो E से R तक का गमन जो है, ये जो रास्ता बना, उपभोक्ता E से R पर पहुंचा, उसने नया साम्य बिंदु स्थापित किया R। तो E से R तक का गमन जो है, यह गमन क्या कहलाएगा, यह गमन आपका कहलाएगा आय प्रभाव। यह गमन आपका क्या कहलाएगा, आय प्रभाव कहलाएगा। यानी कि उपभोक्ता E से R पर कैसे पहुंचा, उपभोक्ता E से R पर पहुंचा आय प्रभाव के कारण। तो ठीक है।